नमस्कार। हिंदी में एक कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। लेकिन आज हमारे साथ ठीक इसका उलट है। इनका नाम भी बड़ा है, इनके दर्शन भी बड़े हैं, इनका रुतबा भी बड़ा है और इनका ओहदा भी बड़ा है। शायद इसीलिए बहुत से लोग इनसे खार भी खाते हैं। ये बहुत से लोगों की आंखों में रड़कते भी हैं, खटकते भी हैं। ऐसे लोगों को के लिए कहा जा सकता है कि तेली का तेल जले, मशालची का दिल जले। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के युवा ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की। दुष्यंत जी, पावर सेंटर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुष्यंत जी, आपने कल्पना की थी आप इतनी छोटी उम्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे हरियाणा जैसे स्टेट के? मैंने तो ये कल्पना भी नहीं करी थी कि कभी राजनीति में आऊँगा, मगर वो 2013 का ऐसा दौर आया जिसने पढ़ाई छुड़वाकर राजनीति में प्रवेश करवाया और फिर देश का सबसे युवा सांसद बना। पार्टी बनाने का मौका मिला, उसके बाद एमपी का चुनाव हारा, फिर मैदान में उतरे, विधायक बने और 10 के टीम के साथ प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट का हिस्सा बने। आप शुरू में क्या करना चाहते थे जब आप पढ़ते थे? क्या मन में ख्याल आता था कि पढ़ाई करके क्या करना है? देखिए, जब हॉस्टल में सनार में गया तो वो एक ऐसा स्कूल है जिसका एक मिलिट्री बैकग्राउंड रहा और हमेशा मन में थी कि फोर्सेस की तरफ काम किया जाए। आगे पढ़ाई जो करी वो कॉमर्स में करी, फिर बीएससी मैनेजमेंट में करी और बिज़नेस की ओर अपने आप को डाइवर्ट किया कि बिज़नेस की ओर जाएंगे। और मैं ये मानता हूँ कि जो लिखा होता है डेस्टिनी में उसको कोई नहीं टाल सकता। बिल्कुल, आप देखो 360 टर्न अराउंड के बाद राजनीति में आने का मौका मिला और उस एज में वो जिम्मेवारियाँ मिली जो मुझे लगता है कि लोग 50-60 साल की उम्र में भी कई बार नहीं ले पाते। आप की राजनीति परिवार में है, खून में है। मेरे ख्याल से आपके परिवार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो राजनीति में ना हो, जिसने चुनाव ना लड़ा हो। अगर चुनाव नहीं लड़ा होगा तो उसने चुनावी प्रबंधन में समय अपना बिताया होगा। तो ऐसे माहौल में आपकी परवरिश हुई है, तो कैसे आपने व्यापार करने की सोची? देखिए, मेरी परवरिश 8 साल तो जीवन के उस अहम समय में मैं लॉरेंस स्कूल सनार हॉस्टल में रहा, तो राजनीतिक तौर पे तो दूर थे। 4 साल मुझे अमेरिका पढ़ने का मौका मिला तो राजनीति से दूर थे। मगर बिल्कुल, जिस फैमिली के अंदर पूरे समय ही राजनीतिक चर्चाएं चले, लोगों का आना जाना रहे, तो अपने आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है, ये तो मैं कहूँगा कि माता पिता के वो शिष्टाचार कह लीजिए या उनकी गाइडेंस कह लीजिए कि उनने हमेशा इस प्रति मोटिवेट किया कि आप अपने आप को बनाइए, सेल्फ मेड बनिए। और वो चीज़ में हम कामयाब भी हुए। छोटे छोटे कदम उठाए, उसमें फेलियर्स भी आए, उसके अंदर सक्सेस भी आए। जब आपने पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, आपकी पार्टी ने लड़ा, मुश्किल से 10 महीने पार्टी का गठन हुआ, तो तब क्या ये आप आश्वस्त थे कि ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, या ऐसा जैसे हरियाणा में कहें तो ऐसा सूत बैठ जाएगा, ऐसा दाव लग जाएगा कि हम राज में हिस्सेदारी हमारी हो जाएगी? क्या आपको ऐसा लगता था तब कभी? मैं एक चीज़ कहूँगा कि किसी को ही नहीं लगता था। वो इंग्लिश में एक वर्ड है ना, अंडरडॉग्स। लोग हमें आंकते उस तरीके से थे कि भी ये तो बच्चे घूम रहे हैं। मगर हरियाणा की जनता ने, उस सेंटिमेंट्स ने हमें वो ताकत दी। और जब से हमने काम शुरू किया, जिस तरीके से संगठनित तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथियों ने, जो 40 साल उनके साथ राजनीतिक तौर पर एक्टिव रहे, उनने गाइड किया और उस गाइडिंग टीम ने नई जनरेशन्स को वो होप दिखाया, तो बिल्कुल ऐसा लगा कि परिवर्तन आएगा और परिवर्तन आया भी। आपने जो चुनाव लड़ा वो भाजपा के खिलाफ लड़ा, जैसे कि आपका एक नारा था, ऊपर शाम तौर के इस नारे को कहते हैं कि भाजपा को जमुना पार भेजेंगे, ऐसा आप अपने भाषणों में कहते हैं। और जब आप जीत गए तो आप भाजपा के साथ चले गए, तो आपको नहीं लगता है कि ये मतदाताओं के साथ एक तरह का एक धोखा है? क्या हमने कांग्रेस के पक्ष में चुनाव लड़ा?
क्या एनएलडी के पक्ष में चुनाव लड़ा, क्या बसपा के पक्ष में चुनाव लड़ा। राजनीतिक तौर पर हमारे जो कदम थे वो बड़े क्लियर थे और किस ओर पर हमने काम करना उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। अलायंस जो है वो स्टेबिलिटी के लिए हुआ और हमने दोनों दलों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत प्रदेश को कैसे आगे लेके जाना है इस पे काम किया जाएगा और हम सक्सेसफुल रहे। आज दोनों दल कोई अछूते तो नहीं है, विचार तो दोनों के कभी अछूते तो नहीं है। चौधरी देवीलाल जी और मंगल सेन जी उस समय सरकार में इकट्ठे आए। अगर उसके बाद देखें तो चौटाला साहब का और बीजेपी का जब एनडीए बना, बंसीलाल जी पार्ट थे, वो अलायंस टूटा, यहाँ अलायंस हुआ। उसके बाद भी 2005 में भी लोकसभा इकट्ठे लड़े, 9 में भी चुनाव इकट्ठे लड़े लोकसभा का। मगर उन सारी परिस्थितियों के बाद कभी विचार इकट्ठे चलने का नहीं हुआ। 14 में दोनों विपरीत लड़े। हमने एक शुरुआत करी और उस शुरुआत में मुझे लगता है कि एक नेचुरल एलाई भी हमारे रहा है भारतीय जनता पार्टी। और हमारे लिए स्टेबिलिटी प्रदेश को कैसे दी जाए उसके अंदर भी जरूरी था कि हमारे नंबर स्ट्रांग हो और नंबर्स प्रदेश को स्टेबल गवर्नमेंट दे पाए। दुष्यंत जी, आप भाजपा सरकार का हिस्सेदार हैं। जब आपने ये भाजपा के साथ समझौता किया, एक तो ये हुआ कि आप सत्ता में आ गए, हालांकि नंबर आपके 10 थे लेकिन उसके बावजूद आप सत्ता में हैं और एक महत्वपूर्ण विभागों को भी आप देख रहे हैं। आप सिर्फ नाम के उप मुख्यमंत्री नहीं है, जैसे कि हरियाणा में रहे हैं लोग, उनको टैग तो डिप्टी सीएम का है, लेकिन डिप्टी सीएम वाला जलवा शोहरत या रुतबा उनके नहीं रहा, लेकिन आपके पास ये है इत्तेफाक से। तो कभी आपको ये लगता था कि जैसे हजका के साथ सर्जिकल स्ट्राइक हो गई थी, उनके एमएलए को जो है कांग्रेस वाले ले उड़े थे, अगर आप ये सब नहीं करते तो हो सकता है आपके साथ बीजेपी वाले ऐसा कुछ कर सकते? नहीं, मैं आपसे डेफर करूंगा। ऐसी ना तो कभी सोच हमारे मन में आई और ना भारतीय जनता पार्टी की आई। मुझे वो पल भी याद है जब रिजल्ट आया और मैं दिल्ली आ रहा था तो अमित शाह जी का फ़ोन आया, अनिल जैन जी का फ़ोन आया, अनुराग जी का फ़ोन आया कि बैठकर चर्चा करते। और हमारे लिए इस चीज़ में पॉजिटिविटी भी थी। आज मैं कांग्रेस के साथ जाऊं, मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल भी था। और कांग्रेस की लीडरशिप किसके हाथ में है, वहाँ भी स्टेबिलिटी नहीं थी। इन सब परिस्थिति को देखते हुए ये निर्णय किया गया और सारे विधायकों से, संगठन के सभी साथियों से चर्चा कर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तिहाड़ में थे उस समय, मुझे याद है, मैं उनसे भी मिलने गया हूँ। मिल के आके हमने ये निर्णय लिया। और तो भविष्य के अंदर क्या होता उस समय ये तो आप और मैं नहीं जान सकते। और आप कह रहे हैं कि हजका के एमएलए की तरह, हम तो चौधरी देवीलाल के एमएलए भी भागते हुए देखे। मेरे जन्म से पहले शायद आपने तो कवर किया हो, आया राम गया राम। वो तो नहीं, लेकिन चौधरी देवीलाल जी को मैंने इंटरव्यू किया है कई बार और उनसे बात करने का मुझे, क्योंकि वो दौर तो मुझे लगता है कि देश के इतिहास में एक ऐसा लिखा हुआ क्षण है कि मेजॉरिटी वाले की सरकार ना होते हुए भी माइनॉरिटी वाले को शपथ दिला दी गई और फिर एक अरसा 1-1.5 महीने का रहा जिसके अंदर एक कर हॉर्स ट्रेडिंग करी गई। आज वो पॉसिबिलिटी तो चलो नहीं है। जब से वेब्स आए हैं, कानून आया, एंटी डिफेक्शन लॉ आया है। दुष्यंत जी, आपको संगठन का अनुभव है, आपको राजनीति का अनुभव है, लेकिन आप जब डिप्टी सीएम बने आपको प्रशासनिक अनुभव ऐसा सच नहीं था, आपको पहले कोई ऐसे प्रशासनिक पदों पर नहीं रहे, तो कितना चुनौतीपूर्ण था ये दायित्व आपके लिए? मैं आपको एक पल साझा कर सकता हूँ। एक हमारा इंसो का साथी था, लॉ का स्टूडेंट था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। जब मैं एमपी बना तो उसने मेरे को एक संविधान की कॉपी ला के दी और संविधान की कॉपी के अंदर शायद 105 से लेके 140 तक रोल्स, ड्यूटीज एंड प्रिविलेजेस एंड पावर्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट कैसे चलती है वो सारा प्रोसेस था। उसने कहा जी ये पढ़ लो, ये आपकी गाइडिंग फोर्स रहेगी। वहाँ जब वो पल, उस किताब को और उस ग्रंथ को हमने पढ़ा तो मेरे को 5 साल बड़ा अच्छा
एक्सपीरियंस भी पार्लियामेंटेरियन होने के नाते मिला। आपने देखा होगा, चाहे डिबेट्स थी, चाहे क्वेश्चंस थे, चाहे हमारे प्राइवेट मेंबर बिल्स थे, जो हरियाणा में कभी कोई करता नहीं था, हमने वो अचीव कर कर दिखाया। दुष्यंत जी, हरियाणा में भाजपा करीब करीब 9 बरस से सत्ता में है। जब इतने लंबे समय तक कोई पार्टी सरकार में रह लेती है तो एक जैसी कि है कि सत्ता विरोधी एक लहर भी कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है। तो आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है प्रदेश में सरकार के खिलाफ, ऐसा क्यों माहौल है, ऐसी कोई फीलिंग है लोगों में, या वो फिर से सरकार की तरफ जाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आम जन को जो हमने सुविधाएं ईज़ कर कर दी हैं और बहुत हद तक आज ऐसी जो बाबूगिरी में लोग फंसा करते थे, उससे लोगों को बचाया है। मुझे लगता है लोग सेटिस्फाइड हैं। और क्या भविष्य में होगा, क्या परिस्थिति बनेगी, ये तो आंकना भी आज शायद मुमकिन ना हो। आप अपनी आलोचनाओं को किस तरह से लेते हैं, खास तौर पे जब वो आलोचनाएं अपने लोग करते हों? कई तरह की आपके बारे में वो बयान देते हैं, चाहे वो विधानसभा के अंदर है, विधानसभा के बाहर है। कई तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं, चाहे वो करप्शन का हो, वो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि सारा करप्शन जो है वो दुष्यंत चौटाला जी के महकमों में है और बीजेपी को करप्शन से बड़ी भारी एलर्जी है। या एक ऐसा चर्चित बयान कि खोपर अकेला ही जिम रहा है, या लूट के खा गए। जब इस तरह की आलोचनाएं आपके अपने लोग करते हैं तो आप मतलब उन आलोचनाओं को किस तरह से लेते हैं? ईश्वर जी, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि कई बार कुछ पॉजिटिव आप जब करने जाते हैं तो लोग आपको क्रिटिसाइज नेगेटिविटी से करते हैं। मैं आपके साथ साझा करूं कि सबसे पहले विधानसभा में आरोप लगा कि जी रजिस्ट्री घोटाला हुआ। आप 2019 का रिकॉर्ड भी मैं दे दूंगा आपको कि 6100 करोड़ रुपया हमारा रेवेन्यू आता था स्टैंप का। हमने बड़े बदलाव करे। आज जब मैं आपके साथ बैठा हूं, पिछले फाइनेंशियल ईयर का 10,400 करोड़ रुपया रेवेन्यू आया। क्या मैंने चोरी करी है? क्या कोई एक रजिस्ट्री गलत मेरे कहने से प्रदेश में हुई है? ये कहना कि लूट गया, खा गया, कई लोगों की आदत भी बन जाती है। मेरे खिलाफ ये बात हाउस में खड़े होकर कहेगी कि इसने एयरपोर्ट में ज़मीन खरीदी, जो कि ज़मीन प्री इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म के नाम की है और आज तक वहीं बोलती है। सिर्फ एविएशन डिपार्टमेंट के नाम रिसेंटली उसको ट्रांसफ़र किया गया। मैंने हमेशा ये कहा है कि तथ्य के साथ आरोप लगेंगे तो मैं जरूर जिम्मेवारी के साथ उसका जवाब भी दूंगा। लोगों ने कहा शराब घोटाला हो गया, बहुत बड़ी उस पर बातें रखी गई। आपको मैं फैक्चुअली आज बताऊं कि एक बोतल शराब बिके बिना भी 6357 करोड़ के हमारे इस साल के लिकर वेंड्स बिके। हमारा पिछले साल का जो एक्साइज रेवेन्यू था वो 6100 करोड़ रुपया जो 2019-20 का था, उसके कंपैरिजन में 10,200 करोड़ रुपया है। दुष्यंत जी, ये आलोचनाएं आपको विचलित करती हैं? अगर आपकी मान लीजिए आप साफ नीयत से कोई काम करते हैं, आपकी मंशा साफ है, लेकिन आरोप कुछ और कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कभी ये चीज़ें तनाव देती हैं? तनाव की बात नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों का लक्ष्य क्या है, उन लोगों की सोच क्या है, वो लोग चाहते क्या है। मैं तो ये मानता हूँ, जैसे आपने अपनी पहली लाइन बोली, दर्शन छोटे, उनके लिए प्रॉब्लम ये छोटा शब्द है। उन लोगों के लिए आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है वो मेरी एज है। और सोसाइटी के अंदर वो लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि वो लोग जो ये ईर्ष्या रखते थे कि हम लीड करें गवर्नमेंट को, हम सरकार चलाएं, हम मुख्यमंत्री बने, आज 35 साल का ये लड़का उनके सामने वहाँ पर एक जिम्मेवारी लेकर बैठा है। मुझे लगता है ये उनके सीने में सबसे बड़ा दर्द है। और मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूँ कि हरियाणा विधानसभा में कोई सा ऐसा नेता नहीं है जो आज 60 से कम का हो। अगर हमने आज नई जनरेशन को लीड करना है, आज नई जनरेशन को आगे उनकी आवाज़ बनकर लेके जाना है, तो विचलित नहीं होना। और मैंने पहले दिन से ये लक्ष्य रखा है
कि यंग जो हमारी जनरेशन है उसको हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दे। और आपने देखा होगा, चाहे हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आई, चाहे स्टार्टअप पॉलिसी आई, चाहे डाटा सेंटर पॉलिसी आई, जो हमारी अब नई हम बना रहे हैं स्क्रैपिंग व्हीकल की, रिसाइकलिंग की पॉलिसी हो, मेजॉरिटी पॉलिसीज़ का फ़ायदा अगर किसी को मिलेगा तो नई जनरेशन को मिलेगा। और आने वाले समय में हमें करना पड़ेगा। और अगर इन लोगों की क्रिटिसिज्म की वजह से हम विचलित हो गए तो मुझे नहीं लगता मैं उनके लिए जो मैं अचीव करना चाहता हूँ कभी अचीव कर पाऊँगा। दुष्यंत जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि भाजपा से ज़्यादा जजपा विपक्ष के निशाने पे है, और वो इसलिए भी कि आपको लेके जो बयान है विपक्ष वालों की वो कहीं ज़्यादा आक्रामक हैं, वो कहीं ज़्यादा तीखे हैं। जैसे ये कहना कि अगले चुनाव में जजपा की एक सीट भी नहीं आएगी, इस तरह के भी बयान विपक्ष के लोग देते हैं। तो इन बयानों को आप किस तरह से देखते हैं? मैं आपको फिर वही चीज़ रिपीट कर देता हूँ, इन सब का टारगेट जेजेपी का होना, दुष्यंत का होना इसीलिए है क्योंकि जेजेपी भी यंग है और दुष्यंत भी यंग है और इनको खतरा उसी का है। ये लोग जो ये सोचते थे हम अपनी नई जनरेशन को प्लांट करेंगे, उनका पॉलिटिकल भविष्य बनाएंगे, आज उनको क्रिटिसाइज करने का मौका मिल गया। आप कई महत्वपूर्ण विभाग हरियाणा सरकार में देख रहे हैं, तो नई पॉलिसीज भी आप कई लेके आए हैं, तो कहाँ से आपके मन में आइडियाज़ आते हैं? क्या आपने कोई अपनी टीम रखी हुई है जिनके साथ आप सलाह मशवरा करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, या ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं? तो आपका काम करने का क्या तरीका है? देखिए, जहाँ पॉलिसीज़ की बात आती है ऑफिसर्स बिल्कुल है, हमारे पास प्रोफेशनल्स भी हैं डिपार्टमेंट्स में, प्राइवेट कंपनीज़ के जो भी गाइडिंग फोर्स बनते हैं, हमारे पास फील्ड रिव्यूज़ भी हैं। मेरी एक आदत है कि कोई भी कदम उठाना है तो उसके अंदर सबसे पहले जो लोग उस तरह के व्यवसाय पे हैं उनके सुझाव लेने बहुत महत्वपूर्ण है। हमने इतिहास में देखे हैं पॉलिसियाँ बनी और पॉलिसियाँ 5 साल बाद बंद भी होगी और 1 रुपये का बेनिफिट भी किसी को नहीं मिला क्योंकि कभी कंसल्टेशन ही नहीं हुई। आज के दिन आप कोई भी पॉलिसी आई हो, आपने देखा होगा मल्टीपल राउंड कंसल्टेशन तो मैं बैठ के करता हूँ क्योंकि हमारा आखिरी उद्देश्य क्या है? इंडस्ट्री आए, स्टेट को रेवेन्यू आए, स्टेट को एम्प्लॉयमेंट मिले और स्टेट आगे बढ़े। और उस प्राथमिकता के लिए मुझे लगता है कि ये जो टीम वर्क है हर तरफ का, इंडस्ट्री का भी, ऑफिसर्स का भी, हमारे कंसल्टेशन ग्रुप्स का भी, इस सब की कोलैबोरेशन से हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पे आपका अब तक का कैसा तजुर्बा है जो आपने पिछले करीब 4 साल में इस दायित्व को आप निभा रहे हैं? मैं मानता हूँ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और ये तो नेवर एंडिंग एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स के अंदर। और मुझे लगता है कि राजपाट के अंदर आप कभी भी इनोवेशन, डेवलपमेंट, इस पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते और क्या रोड ब्लॉक आ जाए उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कभी आपने सोचा था 3 दिन चंडीगढ़ में और हिमाचल में बारिश होगी और हरियाणा के 12 जिले डूबेंगे? और जब मैं पहली बार रिव्यू कर रहा था और मैंने कहा कि इसको फ्लड डिक्लेयर किया जाए तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आज तक हरियाणा के इतिहास में कितनी बार बाढ़ आई, कभी फ्लड ही डिक्लेयर नहीं हुआ। तो मेरे को एक ऑफिसर ने कहा कि सर फ्लड डिक्लेयर क्यों करना है? मैं कहा इसका लाभ आपको, मेरे को नहीं होगा, इसका लाभ शायद प्रदेश के उस इंडस्ट्री वाले का होगा जिसने फ्लड इंश्योरेंस करा रखी थी, जिसकी गाड़ी फ्लड कवर्ड थी। और हमारी एक डिक्लेरेशन से मुझे लगता है कि रिलीफ जो है वो भी पहुंचाने में हमें इजी मिली क्योंकि एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की जो गाइडलाइंस थी उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट थे। किसी की भैंस मर जाती थी, वो हाई रेनफॉल में उसको बेनिफिट नहीं मिलता। किसी के कोई छोटा पशु मर गया, बकरी, मुर्गी, उसको बेनिफिट नहीं मिलता था। मकान में क्रैक आ गए। मैं लास्ट ईयर खरबड़ा गांव है नारनौंद में, वहाँ गया और पानी खड़ा, किसानों के खेतों में मकान बने हुए थे, उनमें क्रैक्स आ गए। डिप्टी कमिश्नर हिसार को कहा कि इसकी रिव्यू करके और इसका रिहेबिलिटेशन के लिए पैसा दो कि अपना घर ठीक कर पाए। तो मेरे को किताब पढ़ाई जाती है कि जी हमारी किताब में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ डिक्लेयर्ड फ्लड में हम मकान का पैसा दे सकते हैं। अगर हाई रेनफॉल है जिसकी वजह से पानी खड़ा हो गया,
उसके अंदर पैसा नहीं दे सकते। हमने पॉलिसी अमेंड करी, अब हाई रेनफॉल में भी पैसा मिलेगा। कितना कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप लोग प्रोएक्टिव नहीं हो, फील्ड में नहीं जाते, काम नहीं करते, तो बहुत सी ऐसी सिटीजन हैं जो मेरे ख्याल से निरंतर हरास ही होते। एक दुष्यंत जी, अक्सर जो लोग भी सत्ता में होते हैं उनके बारे में एक बात कही जाती है कि वो सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। क्या कोई सत्ता में कोई ऐसी चीज़ होती है, मलाई नाम की चीज़, या विशुद्ध तौर पे जनसेवा होती है? मैं तो ये मानता हूँ जो सरकार में बैठा है उसकी तो मलाई लोग निचोड़ देते हैं। आप ये देखिए, विपक्ष में तो नारे हाय हाय करने का काम है। कोई इशू हो उसमें सरकार को क्रिटिसाइज करो और इशू खत्म। सरकार के अंदर तो आपको हर रोज क्या आगे आपके एक कदम आ जाए जिसको आपको रिजॉल्व प्रोएक्टिव होके करना है, वो एक चैलेंज रहता है। दुष्यंत जी, आप सबसे सक्रिय जो नेता हैं हरियाणा के, उनमें से एक हैं, और बहुत लोगों से आपकी वास्ता रहता है, पब्लिक डीलिंग भी आपकी काफ़ी ज़्यादा है, मैंने देखा है। तो कभी कभी आपको लगता है मैं कहाँ फंस गया हूँ, सुबह दोपहर शाम, मतलब इतने ज़्यादा लोगों के बीच में? कभी आता है ऐसा ख्याल कि अच्छा था मैं बिजनेस करता, कुछ और काम करता? मैं आपको एक 2013 का किस्सा बताऊंगा। जब पिताजी जेल में गए और मैं उनसे शायद दूसरी बार मिलने गया, तो उन्होंने एक चीज़ बोली, चौधरी देवीलाल की विरासत को आगे ले जाना है तो घर के दरवाजे मत बंद रखना। और 13 से लेके 23 आ गया। मुझे नहीं लगता कि लोगों से मिलने में मैं पीछे हटा हूँ। हाँ, बैलेंस करना पड़ता है, बहुत ज़रूरी है। आपको फैमिली को भी टाइम देना है, आपको अपने पीयर्स को भी टाइम देना है, अपने स्कूल के दोस्तों को भी टाइम देना है। और मुझे लगता है वो मैनेजमेंट की पढ़ाई का ना एक लाभ भी हुआ है कि उसको बैलेंस करना सीखे। कितना अब समय मिल जाता है आपको परिवार के लिए, अपने यार दोस्तों में गपशप के लिए? देखिए, समय निकालना पड़ता है, ये कोई फिक्स्ड नहीं है। आज मेरी शादी को 6 साल हुए हैं, मेरे को वाइफ को भी टाइम देना है, पेरेंट्स हैं उनको भी टाइम देना है, भाई है उसकी शादी हुई है उनको भी टाइम देना है, ऐसे जो दोस्त हैं उनको भी टाइम देना है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी एक पॉलिटिशियन के लिए जो परिवार का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो मुझे लगता है वर्कर है, उनको भी टाइम देना है। तो अब तक तो टचवुड बहुत अच्छा बैलेंस कर पाए, वो आगे भविष्य देखिएगा। जब कभी भी आपको समय मिलता है, अगर मिलता है, तो उसको आप कैसे गुजारना, फुर्सत का समय कैसे आप? देखिए, मैं बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ, सुबह हर रोज़ वर्कआउट भी कर लेता हूँ जिम में। समय मिलता है तो आजकल ये इतने नेटफ्लिक्स, प्राइम, पता नहीं कितने पोर्टल्स आ गए जिन पे मूवी, शोज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो सारी चीज़, अब कल फारिग हो गया ऑफिसर्स मीटिंग से भी, फाइलों से भी, सेशन की तैयारी से भी, तो चंद्रयान की लैंडिंग देखने का मौका मिल गया। आपको मूवीज़ देखने का शौक है? बिल्कुल। लास्ट मूवी आपने कौन सी देखी? मैं भी वाइफ के साथ मिशन इम्पॉसिबल थिएटर में देख के आया। अच्छा। और म्यूज़िक का कितना शौक है आपको? मेरे को गाने अच्छे लगते हैं, ज़्यादातर पंजाबी गाने सुनता हूँ। जी। और खान पान में आपको क्या ज़्यादा पसंद है? क्या आप वेजिटेरियन हैं? नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। और मुझे कभी भी खाने को एक्सपेरिमेंट करने में परहेज नहीं रहा। कभी आप खुद भी कुकिंग कर लेते हैं? बिल्कुल करता हूँ। मैं हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट एक चीज़ अपने हाथ से बनाता ज़रूर हूँ। और मुझे लगता है कि पॉलिटिशियन के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर किचन है। जी जी। और यात्राएं करना कितना पसंद है आपको? मेरा एक हमेशा से रूल रहा है कि साल में 2 बार मैं ज़रूर घूम के आता हूँ, चाहे वो 5 दिन हो चाहे 15 दिन हो। शादी के बाद बेटर हाफ के साथ और शादी से पहले दोस्तों के साथ। मगर मुझे 54 देश देखने का मौका मिला है और अच्छा समय मैंने 54 देशों में लगाया है। वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है जो हमने यहाँ इम्प्लीमेंट करने के भी कदम उठाए हैं। और मुझे लगता है यात्राएं जो हैं, चाहे वो विद इन कंट्री हो, आउटसाइड कंट्री हो, आपकी लाइफ एक्सपोजर का, एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं, हमारे साथ क्रिकेटर आज़ाद साहब एमपी होते थे, हम एक क्रिकेट का मैच खेल रहे थे, एमपीज वर्सेस दिल्ली पुलिस। तो बैठे बैठे उनने एक सुझाव दिया, कहते तेरी जो तनख्वाह है इसको अपनी विदेश यात्रा का फंड मान ले, कि जब भी तू जाए अपनी तनख्वाह से घूम के आ। और मैंने उस दिन से लेकर आज तक, चाहे मेरे एमपी होते हुए की मेरी सैलरी थी, चाहे अब एमएलए होते हुए की सैलरी है, मैंने हमेशा उससे
टिकट कराकर और जहाँ गया हूँ मैंने वहाँ को बहुत अच्छी तरह समझा देखा है। आपके जो छोटे भाई हैं दिग्विजय जी, वो संगठन में काफ़ी सक्रिय हैं और मुझे लगता है काफ़ी वो काम आपका बटाते हैं, लेकिन लोग इसको भी किसी और रूप में देखते हैं। आपके जो पारिवारिक परंपराएं हैं एक तरह से, जैसे मैंने चौटाला साहब का इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे पूछा था कि आपको लगता था कि वो परिवार में कभी टूट हो सकती है, तो उन्होंने कहा था ये तो हमारे परिवार की समृद्ध परंपरा है। हमारे जो जो चौधरी देवीलाल जी सीएम थे तो हमारे भाई साहब के साथ रणजीत जी ने किया। और ये तो कुछ लोग ऐसे ही ताकमे भी हैं और ऐसे ही वो उड़ाते भी हैं, जैसे कहते हैं गॉसिप चलती रहती हैं कि आज जो है दिग्विजय और दुष्यंत में लगाव हुआ, आज हुआ, आज हुआ, आज हुआ। इन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की गाइडेंस जब तक हम दोनों के पास रहेगी, ऐसी सोच के लोग हमारे आसपास भी नहीं आ पाए। आप अपने माता पिता में किसके ज़्यादा निकट हैं, पिताजी के या माता जी मैंने के? कभी कंपैरिजन की सोची भी नहीं और ना मैं सोच। तो पॉलिटिकल मार्गदर्शन आप क्या पिताजी से लेते हैं या माता बिल्कुल, जी? डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारी गाइडिंग लाइट है और पॉलिटिकली कोई भी संकट रहा हो किसी भी समय, चाहे वो 2011 में पहली बार मैंने जो पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव साथियों को लड़ाए थे, उससे लेके आज तक मुझे लगता है फाइनल डिसीजन मेकर वही है और उनकी गाइडेंस पे ही हम आज तक इतने आगे पॉलिटिक्स में बढ़ पाए। जी, तो ये थे हमारे साथ पावर सेंटर दिल से दिल की बात में हरियाणा के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने सारे सवालों के बहुत ही बेबाकी से जवाब दिए। उनके चेहरे पे हालांकि कुछ तीखे सवाल थे, लेकिन उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी और शायद यही इनकी कामयाबी की भी राज कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।